स्टार्ट करिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आप लोग को हमने दे दिया था, आज थोड़ा हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पावर शेयरिंग का मतलब समझिए, पावर शेयरिंग होता क्या है। आप लोग क्लास 10 में आए हो, एकदम फर्स्ट क्लास है मेरा, तो ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यही नंबर आपने अभी तक क्लास 9 में जो भी किया उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन क्लास 10 में जो आपका रिजल्ट आएगा वही मैटर करता है कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा है। सही बता रहे हैं ना? अभी तक आपने क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पूरे सोसाइटी में, लेकिन आपने क्लास 10 में जो रिजल्ट लाएंगे उससे पूरे आपकी जो क्लास 9 तक का जो पढ़ाई हुआ वही आपका आंका जाएगा कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, और हाँ सीबीएसई बोर्ड में जब तक आप लोग 90% नहीं लाते तक कोई वैल्यू ही नहीं माना जाता है इसका। बिहार बोर्ड में अगर आपने 60% ले आया, फर्स्ट डिवीजन लाया तो सब लोग पूछ जाते हैं कि वाह फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए अगर आपको फर्स्ट डिवीजन अचीव करना है तो कम से कम आपको अबाउट 90% मार्क्स लाने पड़ेंगे, अचीव करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आप जितने अपने पढ़ाई के लिए सोचते कि मुझे ज़्यादा नंबर लाना, फर्स्ट लाना है, इससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके मम्मी और पापा आपसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। पता है ना, आपके मम्मी पापा आपसे हमेशा ये चाहते हैं कि जितना तुम ना खुश हो उससे ज़्यादा खुशी तो आपके मम्मी पापा होते हैं आपका बेहतर नंबर जब आता है तो आपका इस क्लास 10 में अबाउट 6 सब्जेक्ट है ना, टोटल 6 सब्जेक्ट को पूरा कंटिन्यूटी के साथ और अच्छे से पढ़ना। ये नहीं कि बस एसएसटी पे इतना ध्यान देना या फिर सिर्फ मैथ पे फोकस करना, नहीं, सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना। और आपका एम ये रहना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में 95 प्लस नंबर आए। जब 95 प्लस नंबर आएगा तब तो आपका 95% आएगा। आपने एक में लाया 60 लाया, एक में 90 लाया, तो ये गलत है। नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट में इक्वल आपको मेहनत करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करके ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग को जहाँ पे क्वेश्चन राइज करना रहेगा बीच में राइज करिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग पावर शेयरिंग का मतलब समझते हैं। इसको हिंदी में तो वैसे हम लोग सत्ते की साझेदारी बोलते हैं। साझेदारी, आप लोग थोड़ा साझेदारी का नाम सुन करके शायद आप लोग सुने होंगे कभी। साझेदारी का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन समझते हो? पार्टिसिपेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? बंटवारा। तो यहाँ पे भी क्या होता है? बंटवारे ही के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी ये भी जानते हैं कि हमारा कंट्री कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो पावर होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होते हैं वो कोई एक आदमी नहीं चलाते। गवर्नमेंट यहाँ पे चलाते हैं वो सारे लोग मिल करके चलाते हैं। इवन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट चलाया जाता है वो हम लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। किसने कहा बताइए? अब्राहम लिंकन। कौन है अब्राहम लिंकन? हु इज अब्राहम लिंकन? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। कितना में प्रेसिडेंट है? कौन सा नंबर? आई थिंक 16वें प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन का। तो बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी का मतलब होता है। इसका मतलब कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ का जो शासन चलता है वो लोगों के द्वारा चलता है, लोगों के लिए चलता है और लोगों के द्वारा चलता है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ पे पूरा पावर जो होता है सब लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। और जब पावर को हम लोग बांट देंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जैसे आपके घर में कोई चीज़ खाने के लिए आया, मान लेते हैं, और आपकी मम्मी ने क्या किया, वो खाने वाली चीज़ को आपके सिर्फ बहन को दे दिया, तो आप क्या करेंगे? लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन वही जो सामान आपके घर में आया, मान लेते हैं मिठाई आया होगा और उसी मिठाई को तोड़ करके थोड़ा सा आपको दे दिया, यहाँ पे लड़ाई नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो ठीक यहाँ पे भी आपको सेम ऐसा ही समझना है। एक हमारा मान लेते हैं ये जो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री एक स्वीट की तरह मान लेते हैं, और उस स्वीट को हम लोगों ने क्या करना है? सारे लोगों में बांट देना है, ताकि जो लोग रहते हैं उनके बीच में लड़ाई ना हो। लड़ाई होने का एक मेन रीज़न ये भी कि हम जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे धर्म के लोग रहते हैं, कोई एक धर्म तो रहता नहीं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की लड़ाई झगड़े होते हैं ना खूब। इवन यहाँ तक भी देखा जाता है कि भाई भाई आपस में लड़ाई करते हैं, तो रिलीजन वाले आपस में लड़ाई क्यों नहीं करेंगे? करते ही है ना। तो इस वजह से क्या किया जाता है? पावर को शेयर किया जाता है, पावर को बांटा जाता है, और उसमें भी हम लोग सेम यही चीज़ पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग। सबसे पहले डिफिनेशन समझिए पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। तो पावर शेयरिंग क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस है इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिलेशंस वेयर मल्टीपल ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर अमंग देमसेल्फ। क्या बोला इसमें? कि जो पावर शेयरिंग होता है एक प्रैक्टिस, एक प्रथा है जो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद को रिजोल्यूट करने के लिए, विवाद को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए लाया जाता है। वेयर मल्टीपल ग्रुप्स, उसमें एक ग्रुप नहीं, मल्टीपल, बहुत सारे ग्रुप। हमारे कंट्री में देखिए या फिर अपने सोसाइटी में देखिए ना, सबका अलग अलग सोच होगा, अलग अलग विचार होगा। तो वही बोल रहा वहाँ पे वेयर मल्टीपल ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट पॉलिटिकल मिलिट्री। तो बहुत सारे ग्रुप मिल करके पावर को शेयर करते हैं। कैसे? चाहे वो पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो या इकोनॉमिक हो।
पावर अमाउंट itself according to agreed rules और रूल्स के अकॉर्डिंग एग्रीड रूल्स। जैसे मैंने क्या बताता हूँ, 100 रुपये आया आपके पास, पापा ने आपको 100 रुपया भेजा, पापा बाद में काम करते हैं, 2 भाई बहन आप लोग, तो जो 100 रुपया आया तो मम्मी ने क्या किया, बहन को 80 रुपया दे दिया, भाई को 20 रुपया दे दिया। तो भाई रेडी होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा। अगर रेडी हो गया, एग्री हो गया तब तो सही है, और एग्रीड नहीं होगा तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा दोनों में। तो एग्रीड रूल भी होना चाहिए उसके लिए, उसके दोनों का क्या होना चाहिए, सहमति भी होना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, तुम बहन बदमाश हो, तुम 80 रुपया रख लो, मैं 20 रुपया रख लेता हूँ, लेकिन एग्रीड होने तब तो, और एग्रीड नहीं होने तो क्या हो जाएगा, आपस में लड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोलना कि पावर शेयरिंग जो होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या मिलिट्री हो, या फिर हम बोले इकोनॉमिक हो, जो पावर शेयरिंग होगा वो किसके साथ होना चाहिए, एग्रीड रूल के साथ होना चाहिए। सहमति होंगे तभी, असहमत नहीं होंगे तो हमें फिर से लड़ाई हो। ऐसे ही हमारे देश में चल रहा है, एग्रीड रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा पावर शेयर नहीं किया गया, इस वजह से आप लोग अधिकांश देखते हो कि हमेशा लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है भारत में। तो ये हमारा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेमोक्रेसी कंट्री के बारे में। हम लोग जान लेते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है, पावर जो होता है, जो सत्ता होता है, जो पावर होता है, किसी एक खास आदमी के पास नहीं होता है, किसी एक खास आदमी के पास नहीं होता, डज नॉट रेस्ट विद एनीवन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, किसी एक आदमी के पास नहीं होता। किसके पास होता है, क्वेश्चन आता है किसके पास होता है। देखिए नीचे लाइन में लिखा हुआ होगा, शेयरिंग ऑफ पावर अमाउंट लेजिस्लेचर के बीच में होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर शेयर होता है सबसे पहले लेजिस्लेचर के पास होता है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव के पास होता है, और जुडिशियरी के बीच में होता है। ये पावर शेयरिंग होता है डेमोक्रेसी के बीच में। आप समझते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों मिल करके एक ऑर्गन बनाता है। तो लेजिस्लेचर का काम होता है, क्या होता है, रूल को बनाने का काम करता है। लेजिस्लेटिव जो होता है, हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या बोलते हैं, जो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब हमारा भारत में जहाँ पे कानून बनता है उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, रूल बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, ये रूल फॉलो करवाता है, और जो रूल फॉलो नहीं करता क्या करता है, पनिशमेंट देता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लेजिस्लेटिव ने रूल बनाया, इसने रूल को फॉलो बनवाया, एक अभी और भी जुडिशियरी न्याय दिलवाने का काम करता है। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, हमारे भारत के पार्लियामेंट में कोई रूल बना, और रूल जब बना तो हमारे पास आता, मतलब देखिए यहाँ से रूल बन करके यहाँ से आया, यहाँ पे कौन आ गया, एग्जीक्यूटिव। मतलब मान लेते हैं हम लोग पब्लिक लोग वहाँ पे आ गए, तो बहुत सारा रूल यहाँ पे ऐसा भी बनता है जो हम लोग को रूल सही नहीं लगता है। जैसे कुछ साल पहले एनआरसी का, सीएबी का, इस टाइप का कुछ रूल्स आया था, आपको तो नहीं पता इसके बारे में, एनआरसी सीएबी इस टाइप का कुछ रूल्स आया था। कोई बात नहीं, मान लीजिए ना कोई रूल्स बना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलिए रूल बना देते हैं, आपको बताते हैं ये रूल्स है। मान लेते लड़कियों की शादी की उम्र मान लेते 15 साल फिक्स किया गया है, यहाँ पे रूल बना है 15 साल लड़कियों का शादी करने की उम्र। लेकिन जो लड़कियां शिक्षित एजुकेटेड है उनको यहाँ वाला रूल लगा खराब, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव करने का काम क्या होता है, यहाँ पे जो रूल फॉलो करवाया जाता है, तो कभी कभी यहाँ पे रूल जब फॉलो नहीं होता है तो यहाँ पे चलाएगा ये वाला रूल। जो रूल्स यहाँ पे बन करके आया, यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया अगर वो रूल, तो ये रूल्स चले जाएंगे यहाँ। अब जुडिशियरी के पास आया, यहाँ पे न्याय दिया जाएगा, ये देखेगा सबसे पहले सारा चीज़ को छानबीन करेगा, और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो रूल बना है वो रूल सही बना या नहीं बना, लड़कियों के दिन पे सही रूल है कि नहीं, अगर सही नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गन को चलाने के लिए क्या होता है, लेजिस्लेटिव का काम, एग्जीक्यूटिव का काम, और लास्ट में जो हमारा है जुडिशियरी का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल का भी एग्जाम्पल ले लो ना, स्कूल चलाने के लिए क्या सिर्फ टीचर से स्कूल चलेगा क्या, सिर्फ प्रिंसिपल से भी नहीं चलेगा, डायरेक्टर से भी नहीं चलेगा। तो पहले क्या होता है, डायरेक्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके बाद फिर टीचर्स होते हैं। इस तरीके से हमारा स्कूल चलता है, या फिर ऑर्गन चलता है। हमारा कंट्री भी क्या एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन को चलाने के लिए 3 चीज़ बनाना होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देयर आर गिवन टू द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम। देखिए इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है 2 कंट्री के बारे में, एक है बेल्जियम कंट्री है, दूसरा है श्रीलंका कंट्री। तो इन दोनों कंट्री के बारे में हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इन दोनों कंट्री को पढ़ने से मुझे ये जानकारी मिलेगा क्यों मुझे इंपॉर्टेंट लगा पावर शेयरिंग करना। हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, हमारे पास इतनी समझ आई कहाँ से कि पावर शेयरिंग हम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, रिजोल्यूट होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये हमारे पास माइंड में आया कहाँ से। देखिए 2 स्टोरी दिया हुआ हमारे बुक में, एक बेल्जियम का दिया हुआ है, एक दिया हुआ श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो, श्रीलंका जो हमारे भारत के जस्ट नीचे में। आप लोग जब मैप लेने जाते हो अपने कंट्री को, तो अपने कंट्री के साथ आपको श्रीलंका का मैप फ्री में दिया जाता है, सही बात नहीं है। जब आप अपने कंट्री का मैप लेने जाते हो, 1 रुपया 2 रुपये में जो
तो आपने कंट्री का नहीं तो श्रीलंका का मैप फ्री में मिलता है, नहीं मिलता है, गिफ्ट देता है वो आपको। हाँ देखिए यहाँ पे भी बनाया है इसने, जो भी बनाया बड़ा अच्छा बनाया है, अपना तो बनाया है, साथ में श्रीलंका ही बना दिया, क्या है दिया हुआ। लेकिन देखो अच्छा कि ये भी लगता है कि श्रीलंका का मैप तो हमारे इंडिया की खूबसूरती थोड़ा और बढ़ भी जाता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए सबसे पहले हम इससे पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। कैपिटल सब लोग जानते हैं बेल्जियम का ब्रुसेल्स होता है कैपिटल। चलिए ठीक है आगे। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक कंट्री है, कहाँ किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में आता है। बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कितने कॉन्टिनेंट, टोटल 8 कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट, टोटल 7 कॉन्टिनेंट में यूरोप किस कॉन्टिनेंट में आता है? सॉरी बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में आता है। चलिए ठीक है। विच इज स्मॉलर इन द एरिया ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के एरिया से भी छोटा है। सो ये कितना छोटा होगा? हमारा कंट्री में बहुत सारा स्टेट ऐसा है एक कंट्री के बराबर है, और यहाँ पे देखिए यूरोप में एक कंट्री जो हरियाणा से भी छोटा है। Which is smaller in the area than the area of हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा है। अगर इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें, पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है, हमारा बिहार का पॉपुलेशन 12 करोड़ है। तो जी हम लोग सब चीज में आगे रहते हैं। पॉपुलेशन इज अबाउट 1 करोड़ एंड बॉर्डर्ड विद फ्रांस, और इसका जो बॉर्डर किसके साथ लगता है? बॉर्डर फ्रांस के साथ। कैपिटल देखेंगे पेरिस होता है, नीदरलैंड कैपिटल कोपेनहेगन होता है, और जर्मनी का कैपिटल बर्लिन होता है। एक और भी कंट्री लग्जमबर्ग है, ये कंट्री से कैपिटल मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए मैंने नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ इथनिक पॉपुलेशन। हम लोग अब डिटेल से पढ़ रहे हैं किसके बारे में? बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में पूरा अंदर घुस करके पढ़ रहे हैं कि बेल्जियम में क्या क्या है, वहाँ पे लोग क्या किए, जो है ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई जो मुझे भी एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इथनिक का मतलब हम लोग समझते हैं। इथनिक का मतलब होता है क्या? इथनिक नहीं इथिक। इथिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर एंड कॉमन डिसीजन। कॉमन मतलब ठीक है, समान। ये सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, एक समान मतलब इथिक का मतलब भी क्या होता है? सजातीय, एक जाति वाले लोग। इथिक इथनिक एक बड़ा विशेष इथनिक। इथनिक का डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर एंड कॉमन डिसीजन। वैसे आपके बुक में जो साइड में थोड़ा लंबा डेफिनेशन दिया हुआ होगा, अब बस थोड़ा डेफिनेशन लिख दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? ये सोशल डिवीजन होता है जो बेस्ड होता है शेयर कल्चर पे, जो खास कॉमन डिसेंट होता है, मतलब एक समान के डिसेंट लेवल पे होता है। तो इसकी पॉपुलेशन, इसकी कंपोजिशन पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं बेल्जियम का। तो देखिए 59% यहाँ पे जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। डच एक भाषा का नाम है। अब ये लोग कहाँ आते हैं? फ्लेमिश रीजन। आपके बुक में दिया होगा 2 रीजन, जो पूरा का पूरा जो हमारा बेल्जियम है उसको 2 ग्रुप में बांटा है। एक को बांटा है फ्लेमिश रीजन में बांटा, दूसरा को बांटा है वैलोनियन रीजन में। जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वे लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। 59% वहाँ के लोग डच बोलते हैं, और 40% जो बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं, और ये लोग रहते हैं वैलोनियन रीजन में रहते हैं। बुक में आपके जो मैप बना हुआ, मैप में 2 रीजन बनाया हुआ होगा, 2 रीजन के बारे में बताया गया। 1% जो वहाँ पे लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए आप, ये तो बेल्जियम के बारे में था, लेकिन बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स जो था उसमें कुछ उल्टा था, और इसी वजह से लड़ाई भी इतना बड़ा कारण बना था। तो ब्रुसेल्स में क्या था वो देखिए, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, जो बेल्जियम का कैपिटल है, 80% पीपल यहाँ पे जो थे वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि यहाँ पे देखिए सिर्फ 40% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच बोलता है। ये कितना एकदम आउट हो रहा है। यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं कैपिटल में, आप 40% बोल रहे हैं पूरे कंट्री। और भी क्या है, और 20% पीपल जो तो सिर्फ क्या बोल रहे थे? डच बोल रहे थे, जबकि पूरे कंट्री में 60% के आसपास जो आदमी था वो बोल रहा था डच। उल्टा हो गया जस्ट एकदम, दोनों का उल्टा हो गया। डच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल आर माइनॉरिटी इन कैपिटल मेजॉरिटी इन द कंट्री। अब देखिए ये जो डच वाला है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग, ये देखिए ये जो आदमी है डच वाले, जो डच बोलने वाले थे वो क्या था? कम्युनिटी पीपल आर माइनॉरिटी इन कैपिटल। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है मेजॉरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। मैं अक्सर क्लास में बता रहा होता हूँ आप लोगों को, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी होता है। क्या होता है बताइए? मेजॉरिटी हाफ से ज्यादा होना चाहिए, पॉपुलेशन मोर देन हाफ, और हाफ से जो कम होगा उसको माइनॉरिटी बोला जाता है। जैसे भारत में पॉपुलेशन मुसलमानों का कम है, आधा से भी बहुत कम है, उसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी बोला जाता है। हिंदुओं का बहुत ज़्यादा, उसको मेजॉरिटी बोला जाता है। तो ये समझना, डेफिनेशन आप लोग खुद से बना सकते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। तो जो डच वाले लोग थे वो क्या था? माइनॉरिटी था
कहाँ पे? कैपिटल में। कैपिटल में बहुत कम लोग इधर को डच बोलते थे, जबकि मेजॉरिटी इन द कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हुआ है और भी साथ में क्या हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल, और जो फ्रेंच बोलने वाले वो लोग थे वो शक्तिशाली थे, उनके पास ज़्यादा धन दौलत था। बीच वाज डिसेंडेड बाय डच, जो विरोध करते रहते थे हमेशा किसका? डच का। काहे जी विरोध करते थे? तो विरोध इसलिए करते थे कि ये लोग कमजोर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, इसको जो है सो इक्वलिटी दिया, बराबरी का अधिकार दिया कि इसे आप भी अब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो था क्या क्या फ्रेंच वाला इसके खिलाफ हमेशा का हमेशा विरोध करता था, और यही मेन रीजन था लड़ाई का। विरोध क्यों कर रहा था? तो ये क्या चाह रहा था कि अगर ये डच वाला पढ़ लेगा तो हमको क्या करेगा, ये बराबरी खोजने लगेगा, इक्वलिटी चाहेगा। ये इक्वलिटी जब चाहेगा तो इसका जो स्टेटस होगा वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। इस वजह से जो है यहाँ पे लड़ाई हो रहा था। तो मैं यहाँ पे हम लोग ने पढ़ाया ब्रुसेल्स के बारे में क्यों पढ़ाया? तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कोई कंट्री अटैक करता है कहीं पे तो सबसे पहले वो कैपिटल पे अटैक करता है। कैपिटल पे अटैक क्यों करता है? जब कोई कंट्री किसी कंट्री पे अटैक करता है तो वो सबसे पहले कैपिटल पे अटैक करता है। पहले के टाइम में मंदिरों पे अटैक किया जाता था। लोगों ने सुना होगा कि औरंगजेब ने आया, बहुत सारे मंदिर को तोड़ा है। तो क्या होता था, जब पहले कहीं भी अटैक होता सबसे पहले मंदिर पे अटैक होता था। रीजन क्या था? जितने भी धन दौलत हुआ करते थे पहले के टाइम में सब का सब मंदिर में रखा हुआ करता था। जब आप पर कोई अटैक करेगा, पूरा धन दौलत आपका, पूरा हथियार को, वेपन्स को लूट लेगा, तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक आप ऐसे ही हार जाएंगे। लेकिन जब से कैपिटल वाला सिस्टम आया तब से क्या हुआ, अब जो मंदिर में सामान नहीं रखा जाने लगा और जाके उसे कैपिटल रखा जाने लगा। तो कैपिटल में यहाँ पे क्या हुआ, जो कैपिटल वाला जो था ये लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जब कभी कैपिटल में विरोध होगा तो उसका जो असर पड़ता है पूरे देश भर में पड़ता है। जैसे बिहार में अगर कोई काम हो रहा है, शेखपुरा जिला में यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ क्राइम कर दिया तो नॉर्मली यहीं पे 2-3-4 मोहल्ला में जाएगा, बात बंद करके रह जाएगा। लेकिन आप हमारे जो बिहार के कैपिटल पटना में, वहाँ पे अगर कोई कांड होता है तो सारे जगहों में फैल जाता है, क्योंकि वो कैपिटल, वो राजधानी है हमारा। तो यहाँ पे जो है डच वाले लोग बहुत चलाक थे। तो चलो यार, हम लोग तो ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, माइनॉरिटी। मेजोरिटी में कौन था? मेजोरिटी में था कंट्री। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रीच एट पावरफुल बीच वाज रिसेंटेड। तो ये जो फ्रेंच वाले लोग हैं ना, ये लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। कहाँ पे? कैपिटल में उसका, कि चलो हम लोग भी अब बराबरी का अधिकारी, हम लोग का मतलब ये लोग भी चाह रहे थे कि जितना अधिकार मिला हुआ उन लोगों को उतना अधिकार हम लोग को मिले। तो 80% जो पीपल स्पीक फ्रेंच बाय 20% स्पीकिंग डच। तो ये लोग क्या करते हैं, विरोध करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे बिल्कुल इक्वल स्टेटस चाहिए, जितना लोगों को मिला हुआ है जहाँ पे कंट्री में उतना ही हमें सब जगह चाहिए, और मुझे भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए कंट्री में। ये लोग भी बनना चाह रहे थे लीडर, जबकि पहले के टाइम में था कि लीडर इन लोगों को नहीं बनने के लिए दिया जाता था। तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल बीच वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन इन द फर्स्ट लेवल। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बोलते हैं हमेशा इसको दबा करके रखते थे, जो इनको बाद में मिला था, बेनिफिट्स मिला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का मर्ज बहुत दिनों के बाद जाकर जब इनको बेनिफिट्स नहीं मिला तो ये लोग इससे जलने लगे कि नहीं, इन लोग को नहीं पढ़ाया जाए। पहले हमारे भारत में भी क्या था, औरतों को पढ़ने लिखने को नहीं दिया जाता था, इन लोगों को घर नहीं रखा जाता था, उनको नौकर समझा जाता था। लेकिन जब बाद में लोग एजुकेटेड हुए तो इन लोग को भी क्या करने लगे, पढ़ाने लगे, हम लोग शिक्षित कराने लगे। इतना शिक्षित हो गए कि हम लोग को पढ़ा देती है ये लोग।